पुनः स्वागत है आपका एजुकेशन जोन हल्द्वानी केनाल रोड पर। आइए समझते हैं कि भारतीय संविधान में किस प्रकार से नए राज्यों की स्थापना का सिद्धांत स्थापित किया गया है। भारत में सदैव लगातार ये मांग रही है कि जो बड़े राज्य हैं उन राज्यों की भूमि को काटकर नए राज्य की स्थापना हो। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना इसी परिप्रेक्ष्य में रहे और नए मांगों के अनुसार विदर्भा उत्तर प्रदेश में नए राज्य के रूप में हरित प्रदेश और बुंदेलखंड की मांग निरंतर बनी हुई है। क्या अवधारणाएं हैं और क्या सिद्धांत है हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जिसके आधार पर नए राज्यों की स्थापना होती है और सिद्धांत किस प्रकार से संविधान में इसके प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद संख्या 2 और अनुच्छेद संख्या 3। इन दोनों को समझिए जो परीक्षा के लिए, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। विशेषकर यूपीएससी, किसी भी राज्य के पीसीएस की परीक्षा जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश या जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में नए राज्यों के गठन के अवधारणा जो संविधान में स्थापित है वो किस प्रकार से व्याख्यात की गई है, किस प्रकार से स्थापित की गई है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। दो अनुच्छेद हैं हमारे पास। एक है अनुच्छेद संख्या 3, इस अनुच्छेद संख्या 2 की जो संकल्पना है वो इस प्रकार है कि नई प्राप्त भूमि के आधार पर नए राज्यों का सृजन। एक अवधारणा यह है कि जो भारतीय भू क्षेत्र है, इस भारतीय भू क्षेत्र के अतिरिक्त अगर कोई नई भूमि प्राप्त होती है तो अनुच्छेद संख्या 2 का उपयोग करके उस नई भूमि को भारतीय राज्य क्षेत्र का भाग मान लेंगे, या तो किसी पुराने राज्य में उस राज्य की भूमि को समावेशित कर देंगे या फिर नए राज्य के रूप में उसको स्थापित कर लेंगे। पर यह अवधारणाएं किस प्रकार से हैं, इस सृजन में अंतर्राष्ट्रीय विधियां लागू होती हैं जो 4 प्रकार से हैं। उन विधियों की अभी मैं व्याख्या कर दूंगा। और दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद संख्या 3, जो इस बात की संकल्पना स्थापित करता है कि वर्तमान राज्यों से भूमि को बांटकर नए राज्यों का सृजन। अब संकल्पना यह है कि या तो किसी एक राज्य की भूमि को बांटकर या एक से अधिक राज्यों की भूमि को बांटकर या राज्य के नामों में परिवर्तन करना। अगर ऐसी कोई संकल्पना है
जो वर्तमान राज्य भूमि से बांटकर एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो, उन राज्यों की भूमि को बांटकर अगर किसी राज्य की नए राज्य की स्थापना करनी हो, सो अनुच्छेद संख्या 3 का उपयोग करके संसद नए राज्य का गठन कर सकती है। इसकी पूरी व्याख्या, पूरा डिटेल अभी समझाते हैं आपको। और अनुच्छेद संख्या 2 की जो संकल्पना है वो ये है कि अगर नई भूमि प्राप्त होती है हमको, जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय विधियां कार्य करती हैं, उसके आधार पर किस प्रकार से नए राज्य का गठन या उसका सृजन संभव हो सकता है। दोनों अनुच्छेदों को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत उपयोगी भी है। अनुच्छेद संख्या 2 की संकल्पना पहले समझा जाए। अनुच्छेद 2 संकल्पना ये है कि नए राज्यों का सृजन कैसे होगा। किसी नई भूमि को प्राप्त करके, इस नई भूमि को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय 4 विधियों का उपयोग किया जाता है, जो अनुच्छेद संख्या 2 की संकल्पना है। ऐसी विधियों पर अनुच्छेद संख्या 3 लागू नहीं होता है, केवल 2 की संकल्पना है। अब अंतर्राष्ट्रीय विधियां कौन कौन सी है? जो वायु भूमि से नए राज्य के सृजन के लिए भारतीय संसद को या दुनिया में कहीं पर भी ऐसे राज्य अगर स्थापित हो, तो इन्हीं विधियों का उपयोग करके नए राज्यों का सृजन या उसकी स्थापना की जाती है। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है उसका नाम है सेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अभ्यर्पण। अंतर्राष्ट्रीय विधियों की नए राज्य के सृजन में या नई भूमि को प्राप्त करने की ये पहली विधि है, जिसका नाम है सेशन या अभ्यर्पण। इस विधि के अंतर्गत व्यवस्था ये है कि किसी भी राज्य का संप्रभु अपनी इच्छा से अपनी राज्य भूमि को भारतीय भूमि में मिला दे, या इसको कहते हैं संप्रभुता का हस्तांतरण। संप्रभुता का हस्तांतरण होता यह है कि इस विधि के अंतर्गत अगर कहीं कोई ऐसा राज्य है, पड़ोसी राज्य है या कहीं भी है, वो अपने राज्य की भूमि को सक्षमता पूर्वक या किसी अन्य कारणों से चलाने में सक्षम ना हो और उसकी इच्छा हो कि हम अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण भारत में करना चाहते हैं, जिस विधि को सेशन या अभ्यर्पण कहा जाता है। यदि ऐसी कोई संकल्पना आती है तो उस राज्य की संप्रभुता को भारतीय भूमि में हस्तांतरित कर लिया जाएगा और भारतीय भूमि का क्षेत्र उसे घोषित कर दिया जाएगा। एक विधि अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रथम विधि ये है। दूसरी विधि है एसिरेशन की। एसिरेशन एक ऐसी विधि है, इसको हिंदी में कहते हैं उपविरुद्धि।
एक विधि है आपकी सेशन की और दूसरी है एसिरेशन की। इस एसिरेशन में कोई भी ऐसी भूमि हो जो प्राकृतिक कारणों से भारतीय भूमि में आकर मिल जाए। हम जानते हैं भौगोलिक कारणों से समुद्र में बहुत से टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से भूमि का प्रवाह होता है। अगर हम उदाहरण स्वरूप समझने का प्रयास करें तो बहुत प्राचीन समय में श्रीलंका हमारी भारतीय भूमि से बहुत नजदीक था, लेकिन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के कारण वो हमसे दूर बहता चला गया और अब बहुत दूर हो गया। ऐसे ही ज्योग्राफिकल कंडीशन में या टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से अगर कोई भूमि भारतीय राज से आकर मिलती है, जो प्राकृतिक रूप से मिलती है, तो उस भूमि को भारतीय राज क्षेत्र का भाग घोषित किया जा सकता है और उसे भारतीय भूमि मान ली जाएगी। ऐसी स्थिति में भारतीय संसद उसे नए राज्य के रूप में या किसी राज्य की भूमि के क्षेत्र के रूप में उसे घोषित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विधियों में तीसरी विधि है ऑक्यूपेशन की। तीसरी विधि है ऑक्यूपेशन। पूर्व में दो विधियां रही, सेशन और एक्रेशन की, और तीसरी विधि है ऑक्यूपेशन की। इसको हिंदी में कहते हैं आवेशन। इस विधि में होता यह है कि कोई ऐसी भूमि हो जिसका कोई संप्रभु ना हो, अर्थात वो किसी राज्य की भूमि ना हो, वो एक स्वतंत्र भूमि हो, जो एक फ्री लैंड हो, और उस स्वतंत्र भूमि में जो जिसका कोई संप्रभु नहीं है, उस भूमि पर भारत अपनी संप्रभुता का दावा करे या अपनी भूमि को मान ले। या समान शब्दों में कहा जाए तो भारत उस भूमि पर, वो स्वतंत्र भूमि पर अपनी संप्रभुता की स्थापना कर दे। ऐसी भूमि को भारतीय राज क्षेत्र की भूमि माना जाएगा। उसे भारतीय भूमि के रूप में, राज्य के रूप में, या किसी यूटी के रूप में, संघ शासित प्रदेश के रूप में, या भारतीय राज क्षेत्र की भूमि को घोषित किया जा सकता है। जैसे अंटार्कटिका की भूमि हो गई, वहां पर हमारे खगोल विज्ञान की जो लैब है, टेक्नोलॉजीज के हैं, जो तारों की गिनती के लिए या तारों के नक्षत्र के विज्ञान के लिए प्रयोगशाला के लिए स्थापित की गई है। अंटार्कटिका में भारत सरकार ने चंद्रयान नामक प्रयोगशाला स्थापित कर रखी है, जो भारतीय राज क्षेत्र की भूमि कहलाती है। सो अंतर्राष्ट्रीय विधियों में तीसरी विधि है ऑक्यूपेशन की, आवेशन की। ऐसी भूमि जो स्वतंत्र भूमि हो, जहां भारत सरकार अपनी संप्रभुता को घोषित कर दे, उसे भारतीय राज क्षेत्र की भूमि, नए राज्य के रूप में, भारतीय भूमि के रूप में, या किसी अन्य रूप में घोषित किया जा सकता है। चौथी विधि है किसी भूमि में लंबे समय तक बने रहने के कारण, जिसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। का जो इंग्लिश नाम है वो है प्रिस्क्रिप्शन, अर्थात किसी भूमि पर लंबे समय तक बने रहना। अवधारणा ये है कि कोई ऐसा लैंड हो, कोई ऐसा भूभाग हो जहां की प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा तंत्र, प्रशासन भारत के जिम्मे हो, और भारत एक लंबे समय तक
उसमें अपनी प्रशासनिक क्षमता को या प्रशासनिक रूप से उसको संभाल रखा हो, उसको सुरक्षित रखा हो और कोई उसको दावा ना करता हो। जैसे गोवा का मामला था, बहुत लंबे समय तक जब भारत आज़ाद हो गया तो गोवा पुर्तगालियों के हाथ में था, लेकिन 1961 में भारत ने उसको भारत का एक राज्य घोषित कर दिया और पुर्तगालियों का दावा वहाँ पे समाप्त हो गया। ऐसा ही एक क्षेत्र था पांडिचेरी का, जो फ्रांसीसियों के कब्जे में था या फ्रांसीसियों की भूमि कहा जाता था। आज़ादी के पश्चात फ्रेंचों ने उस पर दावा नहीं किया और लंबे समय तक पांडिचेरी की प्रशासनिक व्यवस्था को, सुरक्षा व्यवस्था को भारत सरकार ने उसको संभाले रखा और 1975 में आते आते पांडिचेरी को भी उसने एक भारतीय भू क्षेत्र घोषित कर दिया। ये अंतर्राष्ट्रीय विधियां हैं जो नए राज्य को घोषित करने, अनुच्छेद संख्या 2 के आधार पर नए राज्यों को घोषित करने या नए राज्य को सृजित करने या भारतीय भूभाग में उस भाग को सम्मिलित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर मान्यताएं देती हैं। जैसे पहली विधि है सेशन, जिसका मतलब होता है संप्रभुता का हस्तांतरण। दूसरी विधि है एसेरेशन, जिसमें प्राकृतिक कारणों से कोई भूभाग अगर भारतीय भूभाग में आकर मिल जाता है तो उसे भारतीय भूभाग घोषित किया जा सकता है। उसे नए राज्य के रूप में अनुच्छेद संख्या 2 का उपयोग करके नए राज्य भी घोषित किया जा सकता है। और तीसरी विधि है ऑक्यूपेशन या आवेशन, अर्थात जहां पर कोई संप्रभु ना हो, स्वतंत्र भूमि हो, भारत सरकार उसे भी उस भूमि पर अपनी संप्रभुता की घोषणा करके एक नए राज्य भारतीय भू क्षेत्र के रूप में उसे घोषित कर सकती है। और चौथी विधि है एसेरेशन की, किसी भी भूभाग पर लंबे समय तक बने रहने की और उस भूमि पर भी अनुच्छेद संख्या 2 का उपयोग करके भारतीय भूभाग के रूप में उसे घोषित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद संख्या 2 इस प्रकार से 4 अंतर्राष्ट्रीय विधियों के आधार पर नए भूमि को प्राप्त करने की संकल्पना स्थापित करता है। यहां स्पष्ट कर दें कि भारतीय संविधान में ऐसा ही कोई अवधारणा नहीं है। अनुच्छेद संख्या 2 तब लागू होता है जब अंतर्राष्ट्रीय इन चारों विधियों में से कोई एक विधि लागू हो, तभी हम सबको भारतीय भूभाग को नया क्षेत्र प्राप्त होता है। ये जो संकल्पना है अनुच्छेद संख्या 2 की है। लेकिन अनुच्छेद संख्या 3 इसके बाहर निकलकर इस बात की संकल्पना को स्थापित करता है कि जो भारतीय भूभाग है, और वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर इनमें से, इन राज्यों में से नए राज्यों का सृजन करना हो, जैसे कि पूर्व में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड जैसे राज्य बने हैं, या आगे भी नए राज्यों के बनने की मांग है, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 राज्यों के बनाने की मांग है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश और जो बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश का भाग है उसको काटकर बुंदेलखंड बनाने की मांग है, या जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसको भाग के काटकर पूर्वांचल बनाने की मांग है। जो बीच का भाग अवध का क्षेत्र बच गया है वो उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। ये 3 राज्यों की मांग लगातार बनी हुई है। एक लंबे आंदोलनों के पश्चात उत्तराखंड की अवधारणा स्थापित हुई है, जो 7 नवंबर 2000 को संकल्पित हुआ। हम ये आशा करते हैं कि भविष्य में अगर ऐसी कोई मांग हुई तो अनुच्छेद संख्या 3 वहां पर लागू करके नए राज्यों का गठन होगा।
नए राज्यों के गठन से बहुत से लाभ, बहुत सी हानियां भी हैं। अगले लेक्चर्स में उस बात को मैं डिस्कस कर लूंगा कि नए राज्यों के सृजन में किस प्रकार की समस्याएं हैं और नए राज्य के सृजन में क्या लाभ होगा और किस प्रकार की हानियां होती हैं। पर आज के इस क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद संख्या 3 के आधार पर किसी नए राज्य के गठन में किस प्रकार की विधि कार्य करती है। एक एक कर को समझते हैं कि अनुच्छेद संख्या 3 के आधार पर नए राज्यों का गठन। जो सबसे प्रथम स्टेप ये है कि ऐसे राज्यों के गठन में सबसे पहला प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तावित किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि राष्ट्रपति प्रस्तावित करता है और प्रस्ताव करने का कारण यह है कि जिस राज्य से संबंधित ये विधेयक लाया गया है उस राज्य की विधानसभा में उसे भेज दिया जाएगा। स्टेप 2 है कि संबंधित राज्य की विधानसभा में भेजा जाए। राष्ट्रपति प्रस्ताव करेगा और जिस राज्य के से संबंध में नए राज्य का बनाना है उस राज्य की विधानसभा में ऐसे राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित विधियों को या विधेयक को भेज दिया जाएगा। ये प्रस्ताव अगर विधानमंडल में आता है तो राज्य विधानमंडल ऐसे प्रस्तावित विधेयक को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो ठुकरा दे, चाहे तो स्वीकार कर ले। स्वीकार कर लेगी तो विधानसभा अपनी प्रक्रिया को पूरा करेगी और अगर वो स्वीकार नहीं करती, बात नहीं मानती है तो प्रस्ताव वहीं पर रुक जाता है, वहीं पर गिर जाता है, वो आगे की प्रक्रिया को नहीं बढ़ता। राज्य विधानमंडल का काम ये होगा कि अपने साधारण बहुमत से ऐसे विधेयक को पारित कर। बहुत विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। अगर साधारण बहुमत से उसे अनुशंसित करता है तो वो राज्य से पास माना जाएगा और अगर ये विधेयक राज्य की विधानसभा से साधारण बहुमत से पास होता है तो ये विधेयक केंद्र सरकार के पास आता है। अगला स्टेप ये है कि राज्य की विधानसभा से साधारण बहुमत से पास ये विधेयक केंद्र सरकार के पास आता है और
केंद्र सरकार इसे संसद में प्रस्तावित करती है। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संसद में प्रस्तावित करे, पर यह बात भी स्पष्ट है कि केंद्र सरकार राज्यों की विधानसभाओं से पारित इस विधेयक को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात मेंशन करना अनिवार्य है कि राज्य से पारित ऐसे विधेयक को केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। बात मान लेगी तो नए राज्य के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और अगर नहीं मानती है तो वो वहीं समाप्त हो जाएगा, वहीं पे गिर जाएगा। अगर केंद्र सरकार बात मान लेती है और जो समयावधि सुनिश्चित है उस समयावधि के बीतने के पश्चात ऐसे प्रस्तावित विधेयक एक विधेयक बन जाता है या उसे पारित माना जाता है और नए राज्य का गठन हो जाता है। तो दो प्रमुख विधियां हैं। नए राज्यों के सृजन की दो विधियां हमारे यहाँ रखी गई हैं संविधान के अंदर। एक अनुच्छेद संख्या 2 की संकल्पना है और दूसरी संकल्पना अनुच्छेद संख्या 3 की है। अनुच्छेद संख्या 2 के आधार पर नए राज्यों का सृजन का आधार नई भूमि प्राप्त होने से है। नई भूमि प्राप्त होने के लिए 4 अंतरराष्ट्रीय विधियां हैं। पहली विधि को कहते हैं सेशन या अभ्यर्पण। इस सेशन या अभ्यर्पण का अर्थ ये है कि किसी राज्य का संप्रभु अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण भारत को कर दे तो उस भूमि को भारतीय भूमि माना जाएगा। दूसरी जो विधि अंतरराष्ट्रीय उसका नाम है एसेशन या उपवृद्धि, अर्थात अगर कोई भूमि प्राकृतिक कारणों से भारतीय भूमि को प्राप्त होती है तो उसे भारतीय भूमि माना जाएगा। उसे किसी राज्य की भूमि या नए राज्य के रूप में अनुच्छेद संख्या 2 का उपयोग करके घोषित किया जा सकता है। तीसरी विधि है ऑक्यूपेशन या आवेशन की। एक ऐसी भूमि जिस भूमि का कोई संप्रभु ना हो, अर्थात कोई मालिक ना हो, वहां पर भारत सरकार अपनी संप्रभुता की घोषणा कर दे। जैसे अंटार्कटिका में नक्षत्र प्रयोगशाला के रूप में चंद्रयान का गठन है तो भारतीय भूमि मानी जाएगी। और चौथी विधि है प्रिस्क्रिप्शन की, अर्थात किसी भी भूमि पर लंबे समय तक प्रशासनिक सेवाओं को निरंतर दिया जाना, जैसे गोवा या पांडिचेरी में। इन 4 विधियों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय विधियां हैं जिसमें अनुच्छेद संख्या 2 प्रभावी होता है और भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत उसे नए राज्य के रूप में या भारतीय भूमि के रूप में घोषित किया जा सकता है। एक आर्टिकल 2 का कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा अवधारणा ये है संविधान के अंदर की जो भारत भूमि है, इन भारतीय भूमि जो राज्यों की भूमि से काटकर एक या एक से अधिक नए राज्यों का गठन किस प्रकार से होगा। इस संकल्पना की व्याख्या अनुच्छेद संख्या 3 में रखी गई है। ऐसा करने के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रपति अमुक राज्य की विधानमंडल में एक प्रस्ताव रखता है।
वो प्रस्ताव उस राज्य की विधानसभा अपने साधारण बहुमत से पास करती है। राष्ट्रपति के द्वारा रखा गया प्रस्ताव राज्य विधानमंडल मानने के लिए बाध्य नहीं होता। यदि राज्य का विधानमंडल ऐसे प्रस्ताव को पारित करता है तो वो केंद्र सरकार के पास जाता है। केंद्र सरकार भी ऐसे प्रस्तावित या विधानसभा मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर वो मान लेता है तो अनुच्छेद संख्या 3 के आधार पर नए राज्य का गठन हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा रखा गया हुआ प्रस्ताव एक विधेयक का रूप ले लेता है और नया राज्य नए नाम से स्थापित होता है, जैसे कि उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जो नए राज्य बने हैं इस रूप में गठित हुए हैं, जो अनुच्छेद संख्या 3 की अवधारणा है। अगर भविष्य में कोई ऐसा राज्य बनता है जो भारतीय किसी राज्य की भूमि को काटकर बनाया जाता है तो याद रखना होगा कि अनुच्छेद संख्या 3 के आधार पर ही गठित होगा। ऐसे क्लास के लिए आप एजुकेशन जोन हल्द्वानी को ज्वाइन करिए ताकि आपकी लेक्चर की परीक्षा और उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षाओं के लिए आपको प्रिपेयर करने में, उसको तैयारी करने में, उसके अध्ययन के लिए आपको लाभ मिल सके। शाखा को विजिट करें हल्द्वानी कैनाल रोड पर, या कुछ शाखा को विजिट करके अधिक जानकारी प्राप्त करें। नए बैच इसी हफ्ते में आरंभ हो रहे हैं।